सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी विद धर्मवीर पीडी क्लास में। फ्रेंड्स, आज हम फिर से एक नई वीडियो को लेके आ गए हैं। साहित्य विकास यानी कि ये आपका BHDLA 138 का कोड है, हिंदी साहित्य विविधताएं। ठीक है, ये आपका कोड पर्टिकुलर सेकेंड ईयर का है। तो हम इसमें हर एक चैप्टर्स के बारे में चर्चा करेंगे कि वो कौन कौन से चैप्टर्स हैं जो क्या क्या बातें बोल रहा है। तो इसका जो फर्स्ट चैप्टर है कहानी, एक कहानी के रूप में चर्चित किया गया, प्रेमचंद के द्वारा लिखित गया, ये एक मनोरम दृश्य के रूप में वर्णित किया गया है, जो कि एक पूस की रात कहानी के रूप में वर्णित किया गया कि एक किसान का जो जीवन है किस तरीके से कठिनाइयों से भरपूर रहता है, फिर भी वो अलग अलग कठिनाइयों का सामना करते हुए, चाहे किसान देखा जाता है कि उसके सामने कठिनाइयां क्या आती है भाई, भूकंप बल्कि सूखा पड़ जाना, उसके खेती का नाश हो जाना, उसके व्यवस्थाओं का कहीं ना कहीं पूरी तरीके से समापन हो जाना। तो उस तरीके से जिस तरीके से हमारा जो पूस की रात कहानी में वर्णित किया गया है, यहाँ पे तीन पात्र महत्वपूर्ण रूप में देखे जाते हैं और तीनों पात्र में से भी देखा जाए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका आ जाता है कि यहाँ पे आपका फर्स्ट जो पात्र है वो आपका हल्कू, दूसरा आपका पात्र झबरा और आपका देखा जाता है मुन्नी। ये आपका देखने को मिलता है कि कब ये कहानी कुछ इस तरीके से घटित होता है कि एक जो रात्रि का समय होता है और जो समय इनका टाइम पीरियड चलता है पूस की रात इट मीन्स वो समय काल रहता है, वो अवधि रहता है जब दिसंबर का जो बीच का महीना यानी कि 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी तक जो ये टाइम पीरियड रहता है, इसमें जो ठंड होती है, कड़कड़ाके की ठंड होती है, रात में ऐसा लगता है जैसे कि बर्फ से टकराती हुई हवाएं हमारे बदन को छू रही हो। इस तरीके से आपका ये कहानी स्टार्ट होता है, जो कि एक किसान के जीवन का दुखदाई तथा मेहनत लगाते हुए भी अपने जीवन में दुखों का सामना करते हुए किस प्रकार से वो किसान खुश रहने का प्रयास करता है। तो वो आपके हल्कू, झबरा और आपके मुन्नी के रूप में ये कहानी कुछ स्टार्ट होता है। ठीक है, पूस की रात कहानी में ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे तीन पात्र ऐसे हैं जो आपके हल्कू होता है, वो एक किसान होता है, मुन्नी उसकी पत्नी होती है, जबरा उन दोनों का कुत्ता होता है यानी कि पालतू कुत्ता होता है। ठीक है, जिसके तहत ये देखने को मिलता है कि हल्कू और मुन्नी कैसे जैसे तैसे करके वो 3 रुपए इकट्ठा करती है कंबल खरीदने के लिए। ठीक है, कंबल यानी कि जो ब्लैंकेट जिसे हम बोलते हैं, कंबल खरीदने के लिए वो 3 रुपए इकट्ठा करती है। उस सिचुएशन में ये देखने को मिलता है कि ये जो खेती करते हैं ना, तो वो क्या करते हैं, वो भाई जमींदार से खेत को लेकर, यानी कि बोल सकते हो कि मलगुजारी खेती सुना होगा आपने, किसी कोई बच्चा गांव में होगा उसे पता होगा कि मलगुजारी का मतलब क्या होता है, कि भाई खेत किसी और का रहता है, खेती कोई और करता है। तो उस सिचुएशन में जो आपका हल्कू था वो खेती करने के लिए क्या लिया था भाई, खेत लिया था वो जमींदार से। अब भाई जमींदार जो कि सहना के रूप में इसके घर पे आता है पैसे मांगने के लिए कि इस साल का जो जितना भी फसल हुआ है उसका पैसे, तो लगभग 3 रुपए वो मांगने आता है। जैसे तैसे करके हल्कू और मुन्नी ने 3 रुपए इकट्ठा किया था कंबल, क्यों, क्योंकि उनका जो पुराना चद्दर था वो पूर्णतः फटा हुआ खराब हो चुका था, जिसमें ठंड जा नहीं रही थी। और हमारा टाइम पीरियड कब का था भाई, 15 दिसंबर से लेकर 15 जनवरी के आसपास का जो टाइम पीरियड होता है वो पूस की रात के रूप में यहाँ पे वर्णित किया गया है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इन्होंने 3 रुपए इकट्ठा किया। हल्कू आया तो देखा कि गेट पे सहना आया हुआ है, सहना गेट खटखटा रहा है। तो उस सिचुएशन में आपका क्या, हल्कू बाहर आया और हल्कू को देखा कि सहना 3 रुपए मांग रहा है। तो मुन्नी कहती है 3 रुपए हमें दे दे कैसे, ये 3 रुपए तो हमने बड़ी मुश्किलों से इकट्ठा किया है कंबल खरीदने के लिए, अब 3 रुपए इसे ही दे देंगे तो हमारे कंबल कहाँ से आएंगे। तो इस तरीके से इन दोनों का वार्तालाप होता है और धीरे धीरे इनके बीच मतभेद होने लगता है, थोड़ा बहुत बहस होने लगता है। उसके तहत ये देखने को मिला कि हल्कू क्या है, जैसे तैसे करके वो बोलता है क्या मैं इसकी गाली सुनूं, यानी कि सहना की गाली सुनूं, अगर ये लड़ाई कर रहा है और हमारे हमारे घर के आके सामने गाली देगा तो हमें अच्छा लगेगा। उस सिचुएशन में हल्कू क्या करता है, जैसे तैसे मुन्नी को समझा के 3 रुपए पैसे उन्हें दे देता है। किसको दे देता है, कि हल्कू 3 रुपए जैसे तैसे करके मुन्नी से उन्हें दे देता है। उसके तत्पश्चात क्या होता है, सहना वहां से चला जाता है। उसके बाद
हल बल्कि मुन्नी है, बहुत ही एक ऐसे स्वभाव की होती है जो गलत ना रहने पे स्वयं को किसी के सामने झुकने का बोल सकती है कि नहीं व्यवस्था अपना कि मुन्नी कहती है कि जो तुम किसानी कर रहे हो उस किसानी को छोड़ उस किसानी को तुम छोड़ क्यों नहीं देते? इसमें हमें 2 वक़्त की रोटी यानी कि 2 वक़्त की रोज़ी-रोटी भी प्राप्त नहीं हो पाती। इस किसानी का करने का फ़ायदा क्या है? कि मज़दूरी हम करें, खाए कोई और। इस तरीके से वर्णित करते हुए हल्कू पर कटाक्ष करते हुए उसकी पत्नी नाराज़ होकर अंदर चली जाती है, ठीक है? उसके तत्पश्चात देखने को मिलता है कि रात्रि का समय जब हल्कू अपने मतलब खेत को रक्षा करने के लिए यानी कि रखवाली करने के लिए जो कि आपके बोल सकते हैं बारहसिंगा जो है जिस तरीके से खेतों का फसल नष्ट कर देते हैं उन्हीं उससे रक्षा करने के लिए वो अपने खेत की तरफ निकल जाता है उसे पता भी नहीं चलता कि झबरा उसका जो कुत्ता है उसके पीछे पीछे अपने मालिक के पीछे वो भी निकल जाता है फिर उसके बाद खेत पे जाने के बाद क्या होता है कि जब पता चलता है हल्कू को कि झबरा भी उसके पीछे आया हुआ है तो उस सिचुएशन में झबरा कहता है कुछ इस तरीके से उस पर बोल सकते हो मानव अलंकार के रूप में आपका व्यंग करता है कि तू कहेगी मेरी तो मजबूरी थी भला तेरी क्या मजबूरी थी घर में क्या अच्छा खासा तू बैठ के आराम से सोता अब यहाँ पे ठंड में तू कैसे रहेगा इस तरीके से व्यंग्यात्मक करते हुए इनका जो वार्तालाप होता है ऐसा लगता है जैसे कि मानवीकरण अलंकार होता है कि एक मानव के रूप में ये दोनों आपस में वार्तालाप करते हैं झबरा और हल्कू जिसके तहत ये देखने को मिला कि इनको ठंड बहुत ज़्यादा लगने लगती है उस सिचुएशन में आपका देखा जाता है कि हल्कू क्या करता है चिलम जलाकर देखता है कि आग को गर्माहट यानी कि शरीर को थोड़ा गर्माहट रहे चिलम यानी कि बोल सकते हो कि आपका देखा सिगरेट जो होता है पहले जमाने में सिगरेट जो फिल्मों में देखा जाता था हाँ, जो भी हो मेरे को नहीं पता इतना लेकिन चिलम यही होता है कि जहाँ पे आपने देखा भी हो आजकल जो लाइट ये सब मतलब राख वगैरह डाल के वो करते हैं तो वो भी चिलम डालने के लिए राख भरता है राख इकट्ठा करता है और आग जलाकर कहीं ना कहीं अपने शरीर का तापमान बढ़ा चिलम का सहारा लेने का प्रयास करता है और धीरे धीरे अपने आग को जलाकर उसे सेकने का प्रयास करता है फिर उसके पश्चात धीरे धीरे क्या होता है कि ठंडी शीतल हवाएं उसके बदन को टच करती है तो वो सहन सा जाता है ठीक है उसके तहत ये देखने को मिला कि क्या है कि धीरे-धीरे अब इनका जो पल आता है कि हल्कू और जो झबरा है दोनों एक दूसरे से लिपट कर यानी कि बोल सकते हो सिमट कर हग करके जो आजकल बोलते हैं गले लगाकर फिर वो एक दूसरे से इस तरीके से चिपक कर सो जाते हैं ताकि मानो एक उनकी हवाएं भी उनके बदन के आसपास से टकराती हुई चली जाए ठीक है तो ये जो आपस में इनका जो देखा गया कि इन्होंने गलत यानी कि बोल सकते हो कि अपने निश्चल भावनाओं से इन्होंने अपने आप को गले लगाकर रखा ताकि हमारा जो बदन है एक दूसरे के गर्माहट मिलती रहे और ठंड से बचा जा सके अब कुत्ते को गले लगा रखा था हल्कू ने तो उस सिचुएशन में क्या हुआ कि कुत्ते के बदन से बदबू आ रही थी स्मेल आ रहा था तो झबरा को ये बदबू एक ऐसा मानो लग रहा पता ही नहीं चल रहा था कि प्रतीति ही नहीं हो रहा था कि उसके बदन से बदबू की व्यवस्था भी देखने को मिल रही है तत्पश्चात क्या हुआ कि झबरा महसूस करता है या फिर बोल सकते हो कि यहाँ पर कवि जो लेखक है यहाँ पे वर्णित करता है कि एक प्रेम जो अपने मालिक है ना अपने जानवर के प्रति या कुत्ते के प्रति निश्चल रूप में यही कर रहा है जिस तरीके से स्मेल आने के बावजूद भी वो उसे अपने सीने अपने गले से लगा कर रखा है ठीक है तो ये घटना घटित होने के बाद क्या होता है कि इनमें फिर धीरे से देखा जाता है कि ये दोनों उठते हैं तो आपका देखा जाता है कि आवाज़ आने लगती है खेतों से तो सडनली आपका देखा जाता है झबरा क्या होता है भाई उठकर खड़ा हो जाता है जो उसकी जो सोच व्यवस्था थी कुत्ते को आवाज़ आने का कुत्ते को पता ही होता है कि आप लोगों को आवाज़ बहुत उनका सेंस ऑफ शक्ति सेंस ऑफ पावर जो है बहुत ज़्यादा होता है तो खेतों से आवाज़ आती है तो झबरा क्या होता है सडनली उठ जाता है अब हल्कू का क्या था हल्कू इतना तो अपने स्थान को छोड़ने के लिए बाधित नहीं हो रहा था उसकी जो मन स्थिति थी ऐसा मानो कि उसे रोक रही थी कि हाँ यहाँ पे लेट रहो वो उठना तो चाहता था लेकिन उसकी अंतर आत्मा जो झिझोर कर रख रही थी ठंड की शीतल हवाएं उसे रोक रही थी उसे बाधित कर रही थी तो उसके तत्पश्चात क्या होता है कि यह जबरा भौंकने लगता है फिर उसके बाद हल्कू क्या कहता है वो कोई नहीं होगा वो कोई जानवर पशु पक्षी होगा छोड़ दो
इस तरीके से कहकर, कोई बिल्ली होगी इस तरीके से कहकर उसे क्या करता है, झबरा को समझाता है। लेकिन झबरा अपने मालिक के खेती का रखवाली करने के लिए तत्पर पूरे ठंड में रखवाली करने का प्रयास निर्णय ले लेता है। उसके तत्पश्चात क्या होता है, हल्कू को बहुत गहरी नींद लग जाती है और झबरा क्या होता है, जब इधर उधर रखवाली करता है तो देखता है कि बहुत से, बोल सकते हो कि जो बारहसिंगा जो होते हैं, जो जानवर फसल को नष्ट करने के लिए जानवर आ जाते हैं और उसके फसल को पूरी तरह से बर्बाद कर देते हैं। तो अगले दिन जो क्या होता है कि कहानी के अंत में अगले दिन जब हल्कू उठाती उसकी पत्नी है, तो देखता है कि पूरी तरीके से खेत बर्बाद हो चुका है, खेत नष्ट हो चुका है, सत्यानाश हो चुका है। तो हल्कू मतलब उसकी पत्नी बोलती है, सारे खेत का सत्यानाश हो गया, भला ऐसा कौन सोता है, तुम्हारे इस मड़ैया डालने का क्या फायदा, यानी कि तुम्हारे इस खेत में रात को रुकने का क्या फायदा, जब अब जानवर ही खेत को नष्ट कर गए, खत्म कर गए। तो उसके बाद देखा जाता है कि हल्कू उनके आसपास नहीं रहता। तो हल्कू उठते हुए कहता है, बहाना बनाते हुए, मरते मरते बचा हूं, अपने खेत की पड़ी है, पेट में ऐसा दर्द हुआ जैसे कि जान ही निकला हूँ, जानता ही नहीं कि जान निकला। दोनों फिर खेत की तरफ ढाल की तरफ आगे बढ़े और झबड़ा को एक मड़ैया के नीचे ऐसा लेटे हुए देखा। यानी कि झबरा क्या हुआ, रखवाली करते करते भाई उसे इतनी ठंड लग गई थी कि वो पता नहीं रात में आराम से मड़ैया के पीछे जाके मतलब उसके नीचे लेट चुका था। तो वो ऐसे लेटा था मानो जैसे कि वो मर ही चुका, उसके शरीर में जान ही ना हो। तो हल्कू इसी चीज को ध्यान में रखते हुए कि चलो अब खेत नष्ट ही हो गया तो बहुत ही अच्छा हुआ, भला मुझे अपनी जो बोल सकते हो कि जो व्यवहारिक जो यानी कि बोल सकते हो व्यवसायिक जो जीवन है, यानी कि जो उसके शादीशुदा जीवन है उसमें किसी प्रकार का अब मुसीबत नहीं आएगा, तथा अब इसे ठंड में खेत की रखवाली करनी नहीं पड़ेगी। इस ध्यान को रखते हुए क्या है कि आपका देखा जाता है हल्कू बहुत प्रसन्न होता है उसके खेत के नष्ट होने के बावजूद भी। ठीक है, क्यों खुश होता है भाई, क्योंकि अब भाई रात्रि के समय उसे ठंड में खेत की रखवाली नहीं करनी पड़ेगी और वो अपने, बोल सकते हो कि अपने जो शादीशुदा जिंदगी है उस पर भी अपना ध्यान दे सकता है। ठीक है, तो उस सिचुएशन में इस कहानी का पूरा एंड होता है। क्लियर है? अब देखो, आपका देखा जाता है कि जो सेकंड चैप्टर का नाम है व्यंग व्यंग्य निबंध। व्यंग्य निबंध ये आपका जो देखा जाता है कि हरिशंकर परसाई द्वारा लिखी गई एक व्यंग्यात्मक निबंध के रूप में देखा जाता है कि वैष्णव का फिसलन। यहाँ पे एक पात्र होता है, बहुत खतरनाक पात्र होता है, जो विष्णु भगवान की पूजा करते हुए, विष्णु भगवान की आराधना करते हुए, उपासना करते हुए, साधना करते हुए ये जिस तरीके से व्यंग करता है कि हाँ, विष्णु भगवान का मैं अनन्य भक्त हूँ, यानी कि मेरे अलावा और कोई विष्णु भगवान को पूजा करने वाला मेरे जैसा कोई भक्त नहीं है। ठीक है, वो पूजा करते हुए ये बात ध्यान में रखता है कि ये जानता है वैष्णव वैष्णव नाम का एक पात्र इसमें होता है, इस कहानी में, जो ये पूरे निबंध इसी पर टिका हुआ है। ये एक निबंध के रूप में समाज में चल रहे भ्रष्टाचार के रूप में एक्सप्लेन करने का प्रयास लेखक के द्वारा किया गया है, जो कि हरिशंकर परसाई के द्वारा आपका देखा जाता है कि समाज में जो आजकल जो चल रही है ना कुरीतियां, जो आपके बोल सकते हो अत्याचार, या फिर बोल सकते हो छल कपट, या फिर दो दो नंबर काम, यानी कि ब्लैक मनी जो चलता है ना, उस तरीके के लिए ये आज समाज के ऊपर एक व्यंग किया हुआ निबंध है जो हरिशंकर परसाई के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, तो इसमें एक पात्र आता है, वो पात्र का नाम है वैष्णव। ठीक है, चैप्टर का नाम भी क्या है, वैष्णव का फिसलन। अब क्या है कि ये विष्णु भगवान का फल बोल सकते हो भक्त होता है, जो कि प्रतिदिन सुबह और शाम 2 घंटे विष्णु भगवान की पूजा आराधना करता है। ठीक है, इसके पास ये करोड़पति होता है। क्या होता है, करोड़पति होता है, धन की बहुत भरमार होती है। तो क्या होता है ना, कानून से बचने के लिए, यानी कानून इसके ऊपर छापा ना मार दे कि इतना धन कहाँ से आया, इसलिए क्या करता है ना कि ये सोचता है कि मैं ऐसे जगह पे अपने धन को इन्वेस्ट करूं जहां पे मेरे कुछ पैसे भी आने लगे।
तो उसके बाद आपका क्या देखने को मिलता है, इसने एक होटल खोलने का निर्णय लिया। ठीक है, क्या खोलने का निर्णय लिया? होटल खोलने का निर्णय लिया। अब होटल खोलने का निर्णय के साथ साथ इसकी होटल क्या था भाई, शाकाहारी था। यानी कि बोल सकते हो कि जो खाना होता था ना पूरा शाकाहारी तौर पे देखा जाता था। ठीक है, यानी कि जो भोजन की व्यवस्था की गई थी वो क्या थी, शाकाहारी था। ठीक है, सब चीज अच्छे से, इसका होटल भी बहुत अच्छा चलने लगा। कुछ टाइम के बाद एक बोल सकते हो कि सेठ आए, जो पर्टिकुलर ये देखने को मिला कि उन्होंने कहा कि यहाँ पे बस शाकाहारी भोजन है, यहाँ पर मांस की व्यवस्था नहीं है। तो ये कहा, तोबा तोबा तोबा, हे भगवान, आपने कैसे मेरे बोल सकते हैं कि हमारे इस जो विष्णु भगवान की जो मंदिर है, इस मंदिर में आपने मांस की मांग कर दी, मेरे धर्म मेरा नष्ट हो गया। तो इस तरीके से उसने सेठ के ऊपर व्यंग करते हुए बोला। तो उसके बाद सेठ उसका जवाब देता है कि भला यहाँ पे हम इतने पैसे लगाने के साथ साथ अपने खाने की व्यवस्था भी, मांस की व्यवस्था भी ना हो सके, इसलिए हम इस सब इतने इतने इस होटल में पैसे क्यों दे, इससे बड़ा हम जाके ढाबा ही ना, मतलब इसने व्यंग करते हुए बोल दिया कि ढाबा ही ना खोल लो, इससे बढ़िया शाकाहारी आपको खाना ही खिलाना था, होटल में क्यों खोल रखा है कि होटल में शाकाहारी खाना खिलाने की व्यवस्था हो। तो इस तरीके से क्या है कि वह फिर जाता है अपने विष्णु भगवान के पास, आराधना के पास, आराध्य के पास, आराध्य करते हैं यानी कि आराध्य, यानी कि जब हम किसी ईश्वर की एक एक ही ईश्वर की पूजा करते हैं वो हमारे आराध्य या फिर इष्ट देव माने जाते हैं, इष्ट भगवान माने जाते हैं। तो उस सिचुएशन में वैष्णव गया और भगवान की पूजा करते हुए कहा कि हे भगवान, मेरे हे विष्णु, मेरे जो आपके दिया निर्देशानुसार जो भी मैंने कार्य करा, जो होटल खोला, उस होटल में मैंने शाकाहारी भोजनालय की व्यवस्था रखी, लेकिन यहाँ पे लोग गोश्त मांग रहे हैं। गोश्त मतलब यानी कि मतलब मांसाहारी भोजन मांग रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका देखा जाता है कि ये इसके अंतर आत्मा से आवाज आती है और ये कहता है कि हाँ, ये विष्णु भगवान के आदेश है, विष्णु भगवान ने आदेश दिया है। वो कहते हैं कि ये गोश्त क्या हो, ये गोश्त कोई गलत बात थोड़ी ना होता है, ये तो खाने की व्यवस्था होती है, जो कि हमें ये देखने को मिलता है कि हमारे शरीर और हमारे जो इंद्रियां हैं इनको मजबूत तथा इनको सुदृढ़ बनाने के लिए ये काफी भरपूर मात्रा में इसमें जो बोल सकते हैं कि विटामिन जितने भी तरह के रसायन होते हैं वो बेहतर पाए जाते हैं। तो ये हमें होना चाहिए। और ये भी देखने को मिलता है कि ये व्यंग इस तरीके से करते हैं जैसे कि मानो कि विष्णु भगवान स्वयं आके इसे आदेश दे रहे हो कि हाँ, तुझे भोजनालय में आपके बोल सकते हो गोश्त की उपलब्धता की जानी चाहिए। ठीक है, तो ये फिर गोश्त की उपलब्धता अपने होटल में करवाने लगता है। ठीक है, उस समय के बाद एक और सेट आता है, मतलब वही सेट आता है खाने के लिए कि भाई यहाँ पे गोश्त के साथ साथ कुछ चखना भी होना चाहिए, यानी कि मदिरा पान की व्यवस्था भी होनी चाहिए। मदिरा पान यानी कि शराब, शराब यानी कि ये जो होटल है बस एक खाने के ऊपर ही थोड़ी ना चलेगा, ये जाके एक शराब के रूप में यानी कि बार भी तो होना चाहिए। तो अब क्या है कि यहाँ पे ये कहता तोबा तोबा तोबा, मेरे ईश्वर के मंदिर में भला मैं ये कैसे कर दूं, मदिरा पान की व्यवस्था कैसे शुरू कर दूं। अगर आपको पीना ही है तो मेरे ईश्वर के चरणामृत पीजिए। चरणामृत का मतलब होता है कि ईश्वर से जब जैसे माना जाता है कि मंदिर में होता है, तो मंदिर के रूप में आपका देखा जाता है कि प्रसाद देते हैं, तो गांव में आपने देखा होगा चरणामृत यानी कि प्रसाद देने से पहले कुछ दूध के जो बनाया जाता है और आम के पत्तों के माध्यम से वो दिया जाता है, उसे चरणामृत बोला जाता था। आप लोगों ने देखा होगा तो। और चरणामृत दो रूप, हाँ, चरणामृत आपका देखा जाता है कि एक और भी होता है जैसे कि हर फेस्टिवल में या फिर किसी फंक्शन शादी वगैरह में भी यहाँ पे बोल सकते हो कि किसी भी क्षेत्र में देखने को मिलता है चरणामृत। और एक चरणामृत ये भी होता है कि भगवान की जो पैर होते हैं उसको धोकर जो पानी निकलता है या फिर जो उसके उनके चरणों से स्पष्ट पानी निकलता है, उसे भी चरणामृत लोगों के द्वारा कहा जाता है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपको पीना ही है तो चरणामृत की व्यवस्था मैं कर देता हूँ, मेरे भगवान इस बात से संतुष्ट हो जाएंगे। तो ये फिर उसके बाद सेठ कहता है कि भला इस चरणामृत का मैं क्या करूँ, यहाँ पे शराब की व्यवस्था कर रहा है तो ठीक है, अदरवाइज नहीं, अदरवाइज यानी कि मतलब नहीं करना तो मत कीजिए। तो उसके बाद वैष्णव अपनी पवित्रता की शुद्धता करने के लिए होटल के बाद फिर उसे क्या करता है, वैष्णव भगवान के चरणों में जाके गिर जाता है कि हे भगवान, मैं इस लोग
कैसे कैसी मांगों को पूरा करवा रहे हैं। भला मैं अपने मतलब मंदिर में, यानी कि आपके मंदिर में, इस होटल में चरणामृत के अलावा मैं यहाँ पे मदिरा का कैसे सेवन करवा सकता हूँ लोगों का। ये तो एक आपका मंदिर है, जो कि पवित्र मंदिर कहीं ना कहीं नष्ट ना हो जाए। तो उस सिचुएशन में क्या है कि फिर आपका क्या देखने को मिलता है कि वैष्णव का फिसलन, फिर आपके वैष्णव भगवान प्रकट होते हैं और कहते हैं, हे मूर्ख, तुझे ये भी नहीं पता कि मदिरा ना एक शराब की व्यवस्था है, अपितु इसे तो खुद स्वर्ग लोक में आपके बोले जाते हैं कि अमृत के समान में मदिरा का सेवन करने के लिए सभी बोल सकते हैं कि ईश्वर ने इसका सेवन किया है, तो भला ये तेरे लिए पाप के समान कैसे हो सकता है। इस तरीके से व्यंग किया, ठीक है। तो उसके तत्पश्चात ये भी उसकी मांगों को पूरा कर दिया गया, यानी कि मदिरा का सेवन भी पूरा कर दिया गया। उसके बाद कुछ समय इसका फिर से होटल अच्छा खासा बखूबी चला। फिर उसके बाद कुछ लोग आए। फिर उसके बाद इन्होंने कहा कि यहाँ पे बार के साथ नृत्यांगना भी होनी चाहिए, यानी कि नाचने वाली लोग लड़की भी होनी चाहिए। आपके लोग मांग किए कि यहाँ पे नृत्यांगना भी होनी चाहिए, तभी तो ये होटल बार के रूप में अच्छे रूप में देखा जाएगा। तो उसके बाद फिर कहता है, हे भगवान, तौबा तौबा तौबा, मैं इस चीज को यह कैसे पूरा कर सकूं, इस ग्राहक, यानी कि जो ग्राहक मांग कर रहे हैं, ये इसी चीज को कैसे पूरा कर सकूं। तो फिर वो इस वैष्णो भगवान के चरणों में गिरता है और कहता है, हे विष्णु भगवान, मैं इस चीज को कैसे पूरा सकूं। ये तो नारी की मांग कर रहे हैं, यानी कि कैबरे की मांग कर रहे हैं। कैबरे मतलब यानी कि नाचने वाली जो लड़की होती है, वो उसकी बात कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में आपका देखा जाता है कि फिर ये विष्णु भगवान की चरणों में जाके गिरता है, कहता है। फिर उसके बाद विष्णु भगवान आते हैं, इसके सामने प्रकट होते हैं। देखो ये जो प्रकट हो रहे हैं ना, ये विष्णु भगवान प्रकट रियल में नहीं हो रहे, ये खुद अपने मन ढंगन की बातें बना रहा है। अब आपने अपरिचित मूवी देखा था, किसी किसी ने देख रहा क्या अपरिचित मूवी। अपरिचित में कैसे है कि कैरेक्टर होते हैं, कि एक ही इंसान के रूप में कितने कैरेक्टर हो जाते हैं, एक ही इंसान के अंदर कितने कैरेक्टर होते हैं। ठीक उसी प्रकार से ये खुद की मंडगन मतलब कहानी बना रहा है कि विष्णु भगवान मेरे सामने प्रकट हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर से मतलब विष्णु भगवान के रूप में ये क्या कहता है, सॉरी, तो विष्णु भगवान के रूप में ये कहता है कि हे मूर्ख, तुझे पता नहीं है कि स्वर्ग लोक में नृत्यांगनाएं भी होती थी, जो कि ईश्वर को मनोरंजन के रूप में देखा करते थे। मनोरंजन ईश्वर भी किया करते थे। तो भला तू किस मिट्टी का बना हुआ है, तू तो हमारा एक बोल सकते हो अनन्य सेवक है। तो तू ग्राहक को कभी निराश मत कर, जो मांग रहे हो उसकी मांगों को पूरा कर। तो इस तरीके से फिर क्या करता है भाई, कैबरे की व्यवस्था भी ये पूरा कर देता है। फिर उसके बाद क्या होता है, शराब हो गया, कैबरे हो गया, गोश हो गया, इस तरीके से सारे व्यवस्थाओं को पूरा करने के बाद आपका देखा जाता है कि उसके बाद ये देखने को मिलता है कि अब क्या करता है कि यहाँ पे कुछ समय इसका अच्छा काम चलता है। फिर उसके बाद क्या होता है कि इसने स्त्रियों के लेवल, यहाँ पे कुछ ऐसे लोग हैं जो स्त्रियों की पर्टिकुलर, ये देखा जाता है कि स्त्रियों की व्यवस्थाओं को मांगा गया कि हमें अब व्यक्तिगत स्त्रियां चाहिए, यानी कि अपने रूम में ले जाने के लिए भी स्त्रियां चाहिए। तो उस सिचुएशन में फिर क्या कहता है कि ये ईश्वर के पास जाता है। फिर उसके बाद ईश्वर से कहता है, हे विष्णु भगवान, मैं कैसे कर सकूं, यहाँ पे तो अब स्त्रियों की मांग कर रहे हैं, भला मैं इस चीज को कैसे करवा सकूं जो अपने कमरे में ले जाने के लिए मांग कर रहे हैं। तो उसके बाद क्या कहते हैं, हे मूर्ख, तुझे नहीं पता श्री कृष्ण ने 16,000 गोपियों के साथ रासलीला रचाया, तो भला ये कैसे गलत हो सकता है। जब भगवान ने वो काम किया, तो भला ये कार्य गलत कैसे हो सकता है। तो इस तरीके से करते करते इसने बहुत सारे गलत काम किए और किस पे थोपा, वो आपके विष्णु भगवान पे थोपता गया कि हाँ, विष्णु भगवान मुझे आदेश दे रहे हैं, मैं उनका अनन्य भक्त हूँ और उनके आदेश का पालन करना एक भक्त की सेवा होती है। तो ये पूरी कहानी थी, तो जिसमें हमने ये देखा कि एक करोड़पति लालची इंसान किस तरीके से विष्णु भगवान का, यानी कि वो भक्ति का आडंबर करते हुए गलत कामों को करने के लिए, अपने धन संपत्ति को बढ़ाने के लिए किस तरीके से भगवान विष्णु की भी उसने मतलब अपने अंदर ले लिया कि हाँ, भगवान विष्णु ही मेरे को आदेश दे रहे हैं। तो ये पूरी वैष्णव वैष्णव का फिसलन की कहानी का ये पूरा कहानी निबंध का ये सार था, जो कि हमने इसमें देखा कि एक करोड़पति किस तरीके से अपने लालची व्यवस्था के माध्यम से गलत कामों को करने में और अपने गलत कामों को विष्णु भगवान के आदेश मानकर उस पर टाल देता है।
ठीक है, तो ये आपका हरिशंकर परसाई द्वारा लिखा गया एक व्यंग्यात्मक निबंध है, जो कि हमारे समाज में भी यही होता है, गलत काम करते हैं और हम उसका हलावा दे देते हैं, हवाला दे देते हैं कि ये काम इन्होंने बोला था। तो उस तरीके से जैसे कि आपके यहाँ पे देखा जाता है कि गलत काम किसने किया भाई, वैष्णव ने किया, और किसको थोप दिया भाई, विष्णु भगवान के ऊपर। ठीक है, तो देखो अब हमारा थर्ड चैप्टर है इस बुक का, एकांकी बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश द्वारा लिखा गया है। ये एक डायरी के रूप में वर्णित किया गया एक चैप्टर है, जो कि इसमें एक मीटिंग बुलाई जाती है, यानी कि सदस्यता की मीटिंग बुलाई जाती है, जो आम नागरिक या फिर बोल सकते हो कि जो मजदूर लोग हैं उनके मजदूर की व्यवस्था, यानी कि उनकी जो सोच व्यवस्था है, उनकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए, उनके बारे में कुछ निर्णय लेने के लिए ये मीटिंग बुलाई जाती है। देखो इस मीटिंग में आपके जो पात्र हैं, राम भरोसे, श्याम भरोसे, शर्मा, कपूर, मनोरमा, संतोष, गुरप्रीत, प्रेम प्रकाश, दीनदयाल, रमेश और मोहन और सत्यपाल। देखो इसमें जो सबसे मेन करेक्टर है जो कि अध्यक्षता आपका करता है, वो आपका कौन करता है, नेहा शर्मा। ठीक है, शर्मा इसमें आपका पर्टिकुलर ये देखने को मिलता है कि ये मोहना केस दो में जो आपका देखा जाता है, वाचन की बात कर लेते हैं, तो इसमें शर्मा क्या होता है भाई, यानी कि बोल सकते हो अध्यक्ष, अध्यक्ष करते हैं। अध्यक्षता वो कहलाता है जब किसी मीटिंग का जो मीटिंग बुलाने वाला जो नागरिक हो, भाई इस टॉपिक पे मीटिंग बुलाई गई है, उसके बारे में पूरा बताने का जो व्यवस्था है, वो निर्णय किसका होता है, पूरे मतलब अध्यक्षता की होती है। तो जो श्याम भरोसे और राम भरोसे ये दोनों चपरासी होते हैं, और इन्हीं के द्वारा ही आपका देखा जाता है कि एक मीटिंग के स्थान को चुना, मतलब बोल सकते हो कि एक कक्षा को चुना जाता है, यानी कि कक्षा के रूम को चुना जाता है। तो उसमें गंदगी होती है, तो इनके सफाई, साफ सफाई से ही ये आपका मीटिंग की इस चैप्टर की शुरुआत होती है। तो इसमें अलग अलग जो करेक्टर होते हैं ना, इसके टाइम पीरियड कब फिक्स किया जाता है नया, कब मीटिंग बुलाई जाती है, मीटिंग बुलाने का टाइम कब बुलाई जाती है, कौन बोल रहा है, 5:30 बजे कौन बोला। हाँ, तो यानी कि 5:30 बजे से लेके 5:45 बजे के आसपास देखा जाता है कि ये मीटिंग का जो आने का सबका जो टाइम है, कि इतने बीच के अंदर ही सबको आ जाना चाहिए। लेकिन सब सिमुल सिमर के, यानी कि धीरे धीरे आते हैं। ठीक है, जैसे कि आपका शर्मा आपका आता है, उसके बाद श्याम भरोसे और राम भरोसे के साथ इन दोनों का थोड़ा वार्तालाप होता है। उसके तत्पश्चात अलग अलग करेक्टर यहाँ पर आकर, जैसे कि उसके बाद आपका बोला जाता है कि मनोरमा आ जाती है। क्या बात है, पहला क्या कोई बैठा नहीं है, कोई मीटिंग में बोल सकते हैं भीड़ भाड़ नहीं है, यहाँ पे देखा जाता है कि मीटिंग में कोई आया नहीं, तो भीड़ भाड़ कहाँ से आएगा। मनोरमा आके पूछती है। उसके बाद आपका आ जाता है संतोष, संतोष भी आके, यहाँ पे शांति, जो बोल सकते हो शांति, तथा बोल सकते हो कि सब में समझदार कौन होता है, और किसको सबसे ज्यादा कटाक्ष करके मतलब उस पर हंसी मजाक किया जाता है, शर्मा। ठीक है, मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि इन सभी पात्रों के ऊपर आपका देखा जाता है कि एक ही इंसान जो है वो काफी समझदार होता है, जो गुरप्रीत होती है, वो गुरप्रीत आपकी स्त्री होती है। तो उसके अंदर ही एक समझदारी कि कब कहाँ पे कैसे बोलना है, कब अपने समय पे आना है, लेकिन देखा जाता है कि लेट आती है। अब उसके बाद शर्मा जो अध्यक्षता करता है, वो हमें ये देखने को मिलता है कि भाई यहाँ पे अध्यक्ष को ही कुछ वैल्यू नहीं दी जाती, कुछ भी नहीं समझा जाता भाई। आम चपरासी, यानी कि बोल सकते हो राम भरोसे और श्याम भरोसे भी उसको कोई भाव नहीं देते। अब जैसे कि यहाँ पे देखा जाए कि देखो यहाँ पे कुछ व्यंग दिया गया है, आपको पता चल जाएगा कि भाई भाव नहीं देने का मतलब क्या है। कि यहाँ पे आता है शर्मा, अभी तक कोई भी नहीं आया, तो यहाँ पे राम भरोसे कहता है कोई भी नहीं माने, कोई भी नहीं माने, यानी कि हम दोनों तो आए हैं, अब हमें क्या पता कि कोई नहीं आया। शर्मा माने जो आने वाले थे उनमें से कोई नहीं आया। उसके बाद राम भरोसे साहब आज किसी की सालगिरह है क्या यहाँ पर, मतलब इस तरीके से व्यंग करते हैं। मतलब देखो कि यहाँ पे व्यंग्यात्मक शैली है। सीधी सीधी बात ये कहूँ कि यहाँ पे शर्मा को ना कुछ वैल्यू नहीं दिया जाता चपरासियों के रूप में भी, और ना किसी व्यक्ति के रूप में भी। यहाँ पे शर्मा को बोला जाता है कि
कोई वैल्यू नहीं है। तो उसके बाद कुछ समय ऐसा आता है सबके मीटिंग इकट्ठा और धीरे धीरे इकट्ठा होते हैं, तो आपका देखा जाता है राम भरोसे और श्याम भरोसे के रूप में इन्हें चाय लेने की भेजी जाती है, मूंगफली लाने की बात बात करी जाती है। तो आपका देखा जाता है कि कौन जाता है चाय लेने, नेहा? चाय लेने कौन जाता है दोनों में से? सस्ता चाय लेने कौन जाता है? किसने बोला है मतलब एक बार नाम बताएंगे आप कौन है? आकाश, आकाश। कंफर्म्ड है श्याम भरोसे जाता है? याद है मतलब, चलो अच्छी बात है। ठीक है, तो देखा जाता है कि यहाँ पे देखने को मिलता है कि चाय लेने जाता है, तो उसके तत्पश्चात आपका देखा जाता है कि थोड़ी उसे देरी हो जाती है। तो उसके बाद शर्मा क्या होता है कि भाई वो चाय लेकर अभी तक नहीं आया। तो उसको क्या करता है कि बोल सकता है, राम भरोसे को क्या बोलता है कि बोलता है कि उसके पीछे पीछे जाओ और देख क्या हो कि अभी चाय लेके नहीं आया। तो भाई वो डायरेक्ट जवाब देता है कि मेरे जाने से उसके क्या पंख लग जाएगा कि वो उड़ते उड़ते जल्दी आ जाएगा। इस तरीके से व्यंग करता है। तो ये सारी बातें होती है, काफी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो जिसमें ये मीटिंग जो है ना, सीधी सी बात ये है कि ये मीटिंग बैठाई जाती है वो आपके आम मजदूर, ये जो कर्मचारी है, जैसे कि कर्मचारी की बात कर लीजिए, जैसे कि आपका देखा जाता है कि राम भरोसे और श्याम भरोसे भी कर्मचारी हैं। इन सभी की व्यवस्थाओं को ध्यान में रखते हुए मीटिंग बुलाई जाती है। और बस एक गुरप्रीत नाम की जो बोल सकते हैं कि गुरप्रीत ही एक ऐसी होती है जो मीटिंग को लेके सीरियस होती है, बाकी सब जो होते हैं हंसी मजाक के ऊपर निकल जाता है। और सब लेट आते हैं, इनके वार्तालाप खत्म नहीं होते, और खत्म होने के बाद जो देखा जाता है इस पूरे चैप्टर का जो अंत ही इनके वार्तालाप और हंसी मजाक पे हो जाता है। और ये देखने को मिलता है कि ये मीटिंग बस दरख्वास्त के रूप में हो जाती है। तो उसके तत्पश्चात ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे राम भरोसे और श्याम भरोसे व्यंग करते हैं अंत में कि ये बस ये जो है हमारे हमारे लिए जो मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग हमारे लिए नहीं थी, ये तो बस अमीर लोगों का एक बोल सकते हैं कि टाइम पास था जो कि मूंगफली मंगाया, चाय मंगाया, सब मंगा के खाया और निकल गया। इस तरीके से ये व्यंग एक दूसरे में बातचीत करते हुए राम भरोसे और श्याम भरोसे बात करते हुए इस पूरे चैप्टर का अंत करते हैं। क्लियर हो गया? तो आपने इन चैप्टर में अब देखा देखा जाता है कि कुछ अंतिम अंतिम की लाइनें हैं, मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ ताकि कुछ आपको पता चल जाए कि इन्होंने किस तरीके से वो किया था, अपने व्यक्त किया था अपने भावनाओं को। राम भरोसे राम भरोसे की बात करें, उठ भाई श्याम भरोसे, तमाशा खत्म हुआ। अब देखो यहाँ पे तमाशा ही हो रहा था इनके अनुसार। राम भरोसे, बाबू लोग चले गए, श्याम भरोसे चले गए। श्याम भरोसे क्या क्या पास कर गए। अब देखो यहाँ पे पास करने की बात की गई थी, यानी कहने का मतलब है कि राम भरोसे और श्याम भरोसे जो कर्मचारी थे, जो गरीब लोग थे, उनके लिए मतलब एक नया नियम पास करने की बात चल रही थी। श्याम भरोसे पास कर गए कि राम भरोसे श्याम भरोसे के घर रहेंगे, ठीक है, और श्याम भरोसे और राम भरोसे, यानी कि राम भरोसे के घर में रहेंगे और श्याम भरोसे श्याम भरोसे के घर में रहेंगे, और बाबू लोग अपने घर में रहेंगे। श्याम भरोसे की आंखें फैल जाती है। श्याम भरोसे और राम भरोसे कि मैं मूंगफली के आधे छिलके राम भरोसे साफ करेगा और आधे छिलके श्याम भरोसे साफ करेगा। श्याम भरोसे की आंखें झपकाता है, ठीक है, और श्याम भरोसे कहता है और कुछ नहीं। राम भरोसे कुछ नहीं, उसे बगल से पकड़कर सीधा खड़ा करता हुआ, अब सीधा हो जा, बहुत कूड़ा कर गए हैं, साफ करना है। इस तरीके से बोल के आपका देखा जाता है कि ये पूरे व्यंग करते हुए ये देखने को मिला कि इन्होंने जो बातें, जिस बात के लिए मीटिंग बुलाई गई थी, वो मीटिंग वार्तालाप तथा मूंगफली तथा बोल सकते हैं चाय के ऊपर ही समाप्त हो जाती है। और फिर से इनकी जो स्थिति होती है, जो गरीब लोगों की स्थिति होती है, उनमें कोई सुधार नहीं किया जाता। देखो ये आपका देखा जाता है कि हरिशंकर प्रसाई द्वारा ये रचित ये निबंध है, जो कि आज के हमारे टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा यूजफुल है। आज का हमारा जो टाइम है, आप लोग खुद देखते होंगे कि किसी भी कार्य को करवाने के लिए हमें कितना स्ट्रगल, कितना मेहनत करना पड़ता है। कोई भी कानून व्यवस्था, कोई भी कार्य को करवाने के लिए मीटिंग, नियम, शासन, प्रशासन तो बैठता है,
लेकिन उस पर निर्णय की बात आए तो आपका देखा जाता है कि फैसले नहीं या सुनवाई इनकम्प्लीट ही हो रहता है। क्लियर है? तो ये था आपका चैप्टर नंबर थर्ड, जो कि इस बुक का था नाम था एकांकी बहुत बड़ा सवाल, मोहन राकेश की डायरी के रूप में ये देखा गया था। क्लियर है? देखो आपका अगला इस बुक का जो चैप्टर नंबर फोर है, चैप्टर नंबर फोर की बात कर लेते हैं। इसका जो नाम है वो देखने को मिलता है कि जीने की कला महादेवी। बहुत ही मार्मिक तथा एक बोल सकते हो समाज में एक समाज सुधारक व्यवस्था तथा समाज की एक व्यंग्यात्मक शैली के रूप में ये निबंध लिखा गया है, जो कि इसकी लेखिका है महादेवी वर्मा। ठीक है। महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ था बहुत ही सुखद तथा बोल सकते हो कि अमीर परिवार, इनका जो पारिवारिक व्यवस्था था बहुत ही सुदृढ़ और बेहतरीन था। इनके पढ़ाने और लिखाने की जो शिक्षा व्यवस्था थी इनके घर पर ही इनके परिवार के सदस्यों को द्वारा इनकी सुविधा प्रदान की गई थी, जिसके तहत हम ये देखें कि महादेवी वर्मा छायावादी युग की जो कविताओं के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसके अंतर्गत महादेवी वर्मा का पूरा नाम हमारे समाज सुधारक तथा हमारे समाज में ये जो चल रही महिलाओं हैं, महिलाओं की स्थिति के लिए इन्होंने अपनी व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए महादेवी वर्मा ने अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया। इनका जो जन्म है देखा जाता है कि 1907 में इनका जन्म होता है, जो कि एक शिक्षित परिवार के व्यवस्था के रूप में इनका जन्म होता है। शिक्षित परिवार के होने के कारण इनका जो शिक्षा व्यवस्था था बहुत ही बेहतरीन पहले से ही देखने को मिल रहा था। लेकिन धीरे धीरे महादेवी वर्मा ने जिस तरीके से अपने शुद्ध बुद्धि और अपने ज्ञान को अर्जित किया, तो उन्होंने ये भी एहसास किया कि आजकल के जो हमारे वातावरण, जो भी आसपास के वातावरण है, तो ये देखने को मिला कि उसमें रंग तथा स्त्रियों की जो स्थितियाँ थी, महिलाओं की जो स्थिति थी, वो बेहद ही दुखदाई और पीड़ादायी व्यवस्था के रूप में थी। इसके अंतर्गत हम ये देखने को मिला कि महिलाओं को किसी भी तरीके का अधिकार या फिर किसी भी तरीके से अपने अधिकारों की मांग करने की आज़ादी तथा उनकी जो स्थितियाँ थी बहुत ही खराब देखने को मिल रही थी, जिसके तहत हमने महादेवी वर्मा ने इसी बात को ध्यान में रखते हुए अपनी जितनी भी शैलियाँ थी महिलाओं के ऊपर तथा महिलाओं को बेहतरीन उनकी स्थिति दिलाने के लिए इन्होंने समाज में अपनी लेखन क्रिया को, अपनी लेखनी को एक ऐसा साधन, एक ऐसा बोल सकते हो माध्यम बनाना चाहा, जो कि महादेवी वर्मा चाहती थी कि अपनी लेखनी के माध्यम से महिलाओं की जो स्थिति है समाज में उसको सुदृढ़ और तथा बेहतरीन करने में उनका एक महत्वपूर्ण योगदान बन सके। और उनके जो कार्य क्षेत्र हैं उन कार्य क्षेत्र का प्रयोग करते हुए, उनका कार्य क्षेत्र क्या था भाई, यानी कि उनका कार्य क्या था भाई, लेखन। ठीक है। उनका जो लेखन कार्य का पर्पज था, लेखन लिखने का पर्पज था, उन्होंने अपने लेखन का हिस्सा समाज में स्त्रियों और महिलाओं की सुदृढ़ व्यवस्था को बेहतरीन करने के लिए उन्होंने अपने लेखन को आगे बढ़ाया। और यही लेखन उनको धीरे धीरे एक ऐसे लेखन या लेखिका के रूप में प्रचलित किया, जो कि कहानी और निबंध के रूप में इन्होंने समाज और समाज के प्रति अपना एक बोल सकते हो कि एक जीता जागता उदाहरण देते हुए महादेवी वर्मा ने शुरू से लेके अंत तक जिस प्रकार स्त्रियों पर जो कटाक्ष, जो व्यंग, जो व्यवस्थाएं थी, उन व्यवस्थाओं पर इन्होंने अंग्रेजी शासन व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था तथा भारतीय व्यवस्था पर इन्होंने व्यंग्यात्मक शैली का प्रयोग करते हुए जिस तरीके से अपनी रचनाओं को आगे बढ़ाया, तो इन्होंने अपने नाम को आज हमारे लेखन क्रिया में अपने हमेशा हमेशा के लिए सुसर्जित शब्दों में अर्जित कर चुकी हैं। इन्होंने आदर्श हिंदू व्यवस्था के रूप में एक पवित्र आदर्श भावना के तहत इनकी मानसिकता ये थी कि स्त्रियों की जिस तरीके से मात्र एक जो बोल सकते हो सांसारिक व्यवस्था था कि संसार को आगे बढ़ाने का जो है योगदान वो स्त्रियों का है। तो इस स्थिति में स्त्रियों की हृदय विशाल होने के बावजूद इन्होंने ये बात तत्परता रूप से बताया कि स्त्रियों की जो हृदय है उसका विशालतम व्यवस्था को नापा नहीं जा सकता, उसके त्याग को नापा नहीं जा सकता, उसके बोल सकते हो कि सम्मान, उसके त्याग और उसके बोल सकते हो सहनम शक्ति को नापा नहीं जा सकता। उसकी सहनम शक्ति जो है पुरुषों के अत्यधिक होती है। इन सभी बातों को महादेवी वर्मा ने अपने लेखन क्रियाओं के माध्यम से व्यक्त करने का समाज में प्रयास किया और समाज के लोगों को एक नई दिशा, एक नई सोच व्यवस्था स्त्रियों के ऊपर देखने के लिए
लागू किया। यही कहानी है कि जिसके तहत स्त्रियों को सुधार तथा स्त्रियों के अधिकार के लिए महादेवी वर्मा ने अपनी कहानी में इस बात को व्यंग करते हुए स्त्रियों के सुधार और स्त्रियों के पुरुषों के बराबर करने तथा पुरुषों के लिए स्त्रियों का जो तालमेल चलाने का प्रयास करता गया। उनके अनुसार स्त्री तथा पुरुष एक दूसरे का साथ देकर ही आगे बढ़ सकती है। इसी व्यवस्था को महादेवी वर्मा ने इस निबंध के वाचन में आपका ये देखा कि स्त्रियों की सुरक्षा तथा उनके सहानुभूति, उनकी सहायता, उनकी जो गुणवत्ता, उनकी सहनम शक्ति, उनकी जो ताकत, उनकी बोल सकते हो कि हर सिचुएशन में, हर एक समस्या में स्त्रियाँ किस तरीके से अपने आप का सामना कर रही थी, उसी व्यवस्था को एक्सप्लेन करते हुए जो हमारे समाज में समाज सुधारक जो अलग-अलग जो बोल सकते हो दार्शनिक आए, लेखक आए, उन्होंने भी महादेवी वर्मा का बहुत ज़्यादा समर्थन दिया। और जिस तरीके से हमारे समाज में जो कुरीतियाँ थी लाइक दैट, जैसे आपके सती प्रथा, बाल विवाह, पुनर्विवाह, इस तरीके से इन सभी का छुआ-छूत जो अमीर-गरीब या फिर हमारे स्त्रियों को अधिकार नहीं था, किसी भी उनके अधिकारों से वंचित रखा जाता था। इन सभी अधिकारों को ध्यान में रखते हुए महादेवी वर्मा ने अपनी लेखन क्रिया के माध्यम से स्त्रियों के इस समाज की सुधार व्यवस्था में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 4, जो कि महादेवी वर्मा के द्वारा रचित एक निबंध है, जो कि जीने की कला में स्त्रियों ने किस तरीके से अपने आंदोलन, अपने व्यवस्थाओं को आगे बढ़ाया और अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए उनके द्वारा ये बात कही गई और अपने अधिकारों की मांग करते हुए अपने आप को बेहतरीन बनाने का प्रयास करवाने का और महिलाओं को प्रेरित करने का जो व्यवस्था है, वो महादेवी वर्मा के द्वारा लेखन क्रिया के माध्यम से किया गया। तो ये आपका चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट होता है इस बुक का। तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।